हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं बच्चों। वो है हमारा टॉपिक जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एनिमल डाइवर्सिटी। नीट की अगर हम बात करें तो नीट के अकॉर्डिंग इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। एनिमल डाइवर्सिटी और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी के साथ साथ हम लोअर एनिमल्स की भी बात करेंगे इसमें कंटिन्यूएशन में। और एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन ये हो सकता है कि व्हाट इज बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी, चलिए बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी टर्म जो थी, इस बायोलॉजी टर्म को दिया लेमार्क ने अपने एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था ट्रेविरेनस के साथ मिलकर एक टर्म दी जिसका नाम था बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी वर्ड का मीन क्या होता है बच्चों? इस बायोलॉजी वर्ड का मीन होता है, बायोलॉजी में बायो वर्ड का मीन होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होगा स्टडी। इसका मतलब सीधा सीधा हमें एक बात पता चल जाती है कि बायोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की बात करें तो सबसे पहले याद रखें हमें लिविंग के कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ऐसे क्या कैरेक्टर हैं, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो लिविंग में प्रेजेंट हैं और वो कैरेक्टर नॉन लिविंग में नहीं होते। इसका मतलब हम किन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए उन कैरेक्टर की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल कैरेक्टर्स हैं, आप सभी ने उन कैरेक्टर्स के बारे में सुना होगा। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि बहुत ही अलग कैरेक्टर हो, बहुत ही सिंपल कैरेक्टर हैं। उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं बच्चों। देखिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिविंग का एक कैरेक्टर अगर हम बोलें तो सबसे पहले तो सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सभी लिविंग की बॉडी जो है वो सेल से बनी है। सभी लिविंग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके अलावा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। Metabolism, what is metabolism? Sum total of all chemical reaction occurs inside the body of living organism is called metabolism. जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन और सिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म एंड ब्रेक डाउन प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चल रहा है और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं बच्चों। तो मेटाबॉलिज्म भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके अलावा एक और लिविंग के अंदर कैरेक्टर होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का। लोकोमोशन का कैरेक्टर होगा और साथ में कैरेक्टर मिलेगा आपको किसका देखने को? लोकोमोशन एंड मूवमेंट का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। लोकोमोशन और मूवमेंट के कैरेक्टर के अलावा अगर हम बात करते हैं लिविंग के अंदर और भी कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसका हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस का कैरेक्टर जो है वो लिविंग में प्रेजेंट होगा। कॉन्शियसनेस का कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा लिविंग में। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये बहुत मैंने सिंपल कैरेक्टर की बात की। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टर होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, कॉन्शियसनेस का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बेसिक कैरेक्टर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलते हैं। मेटाबॉलिज्म में आप रेस्पिरेशन भी ले सकते हैं, डाइजेशन भी ले सकते हैं। ये सारे प्रोसेस जो है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस हैं, उन सबको हम मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एक और जो कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो होता है कौन सा बच्चों? रिप्रोडक्शन। यू नो दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है reproduction is a biological process in which an organism produces new offspring similar to themselves for protection and continuation of species। मतलब अपनी स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए, कंटिन्यूशन के लिए ऑर्गेनिज्म जिस बायोलॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? रिप्रोडक्शन। तो ये मैंने कुछ कैरेक्टर लिखे, ये कैरेक्टर हैं लिविंग के, और भी हो सकते हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो लिविंग के। ये सारी बातें आप डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हैं हर एक कैरेक्टर के बारे में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में नीट का चैप्टर जो है। लेकिन हमारा चैप्टर जो है मैं उस पर आता हूँ वो है एनिमल डाइवर्सिटी। इसलिए अब हम आगे इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। मैंने अभी तक आपको बताया कि बायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी टर्म गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, अब बात करते हैं कि एनिमल डाइवर्सिटी की शुरुआत कहाँ से हुई।
एनिमल डाइवर्सिटी की शुरुआत बहुत पायनियर साइंटिस्ट ने की। सबसे पहले बायोलॉजिकल एनिमल्स के क्लासिफिकेशन का आइडिया कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में आया, जैसे प्लाइनी। इसके अलावा एक और बहुत ही आप जानते हो जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जोलॉजी, किसे कहा जाता है बच्चों? एरिस्टोटल। ठीक है, उनके भी दिमाग में जो आइडिया है एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। तो देखिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किए गए थे वो किस तरह के क्लासिफिकेशन थे, उनको देखते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिला प्लाइनी का क्लासिफिकेशन। प्लाइनी ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया फ्लाइंग एनिमल्स एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो उड़ सकते थे उनको उन्होंने बोला फ्लाइंग एनिमल्स। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि फ्लाइंग एनिमल्स में आएंगे बर्ड्स, फ्लाइंग एनिमल्स में आएंगे इंसेक्ट्स। ठीक है, तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने फ्लाइंग एनिमल्स के अंदर इंक्लूड किया, और बाकी जितने भी अदर एनिमल्स थे उन सभी को इन्होंने इंक्लूड किया किसमें? नॉन फ्लाइंग एनिमल में। आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे देखिए कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जिसका बहुत ज़्यादा बेसिस नहीं है, कोई बेस नहीं है इसका प्रॉपर। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत जो की थी वो की थी प्लाइनी ने क्लासिफिकेशन की फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग। लेकिन इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आया था प्लाइनी के क्लासिफिकेशन के बाद वो था एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल के बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं बच्चों? एरिस्टोटल के बारे में बात कर सकते हैं कि एरिस्टोटल जो थे उन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल क्या थे बच्चों? एरिस्टोटल जो थे उन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल को क्या क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हें फादर कहा जाता है किसका? बायोलॉजी का। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जोलॉजी के भी ये फादर हैं। इसके अलावा इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एंशियंट टैक्सोनॉमी। ठीक है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर हैं आपके कैरोलस लीनियस, लेकिन एंशियंट टैक्सोनॉमी के फादर भी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को। और इसी तरह से इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एंशियंट एम्ब्रियोलॉजी। इन्हें एंशियंट एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर कहा है वॉन बेयर एंड स्वामिडेम को, लेकिन एंशियंट एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी हम एरिस्टोटल को बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एरिस्टोटल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं बच्चों। आजकल आप नोटिस कर सकते हैं कि नीट में एक दो क्वेश्चन साइंटिस्ट से रिलेटेड आते हैं, तो ये जो एरिस्टोटल के बारे में बात लिखी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बारे में, इनके बारे में आपके लिए, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए बिल्कुल बेसिक। फादर ऑफ बायोलॉजी सिंपल पूछ सकता है, वो होंगे कौन? एरिस्टोटल। फादर ऑफ जोलॉजी कौन होंगे? एरिस्टोटल। फादर ऑफ एंशियंट टैक्सोनॉमी कौन होंगे? एरिस्टोटल। एंड फादर ऑफ एंशियंट एम्ब्रियोलॉजी भी कौन थे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एनिमल डाइवर्सिटी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया उसकी बात करते हैं। एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी। एरिस्टोटल की जो बुक थी उस बुक का नाम था, अगर हम एरिस्टोटल की बुक की बात करें तो एरिस्टोटल की बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। इस हिस्टोरिया एनिमेलिया में इन्होंने एनिमल्स के बारे में काफ़ी डिटेल लिखी। इस बुक में इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई करने के बारे में बात की कि एनिमल्स को आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग, आरबीसी की रेड ब्लड कॉर्पसल की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें आरबीसी क्या होती है बच्चों? एब्सेंट होती है, उनमें जिनमें आरबीसी एब्सेंट होती है उन्हें रखा किसमें? एनीमा ग्रुप में। और ऐसे एनिमल जिसमें आरबीसी क्या होती है? प्रेजेंट होती है, उन्होंने उसमें रखा किसमें? एनीमा ग्रुप में। एरिस्टोटल ने अपने क्लासिफिकेशन में आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया। बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन था। एनीमा ग्रुप में वो एनिमल इंक्लूड हुए जिनमें आरबीसी एब्सेंट थी, और एनीमा ग्रुप में वो एनिमल इंक्लूड किए जिनमें आरबीसी क्या थी? प्रेजेंट थी। आरबीसी प्रेजेंस की और एब्सेंस। तो हिस्टोरिया क्या, आप सोचेंगे कि सर हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक में क्या एनीमा और एनीमा की बात की गई? नहीं बच्चों, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में डिटेल स्टडी की, बहुत एनिमल्स के बारे में डिटेल में भी बताया, और उसमें इन्होंने अपनी इस हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक में एनिमल्स को डिटेल में अरेंज किया और बनाई इन्होंने एक एरिस्टोटल लैडर। एक एरिस्टोटल लैडर का फॉर्मेशन किया, एक सीढ़ी बनाई, और इस सीढ़ी में उन्होंने लोअर एनिमल को सबसे नीचे रखा, और इस सीढ़ी के सब पे टॉप पर सबसे ऊपर जो था वो कौन था? आप खुद समझ सकते हैं कौन होगा? ह्यूमन। इसके टॉप पर ह्यूमन को रखा गया, लोअर एनिमल को सबसे बेस पर रखा गया, और इस तरह से एक लैडर का फॉर्मेशन किया, कहा जाता है उसे एरिस्टोटल लैडर।
तो एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए अपने कंट्रीब्यूशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए और बाद में और भी प्रॉपर क्लासिफिकेशन आए जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। लेकिन जो एनिमल्स को क्लासिफाई करने का सबसे पहला बेसिस जो दिया वो था प्लाइनी और एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि एरिस्टोटल ने हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक जो लिखी थी उसमें उन्होंने एरिस्टोटल लैडर का फॉर्मेशन किया। इसके अलावा एरिस्टोटल जो एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी के साथ साथ जोलॉजी में दिया। एंशिएंट टैक्सोनॉमी के भी फादर इन्हें कहा जाता है, और साथ में इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ एंशिएंट एम्ब्रियोलॉजी। इनका क्लासिफिकेशन का बेसिस ना भूलें, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी एनेमा और इनेमा ग्रुप में डिवाइड किया। जिनमें आरबीसी एब्सेंट थी वो आए एनेमा में, और जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी वो आए इनेमा में। तो याद रखें, ए से एब्सेंट, एनेमा में आरबीसी एब्सेंट। एक ट्रिक के फॉर्म में याद रखें, एनेमा में वो एनिमल आए जिनमें आरबीसी क्या थी, एब्सेंट थी। चलिए, ये बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन हुआ। अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और डिटेल में जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तो हमारे सामने बहुत डिफरेंट टर्म्स आएंगी। जैसे हमारे सामने टर्म आ सकती है कर्जोरियल, फुजोरियल, आर्बोरियल, स्कैंसोरियल, एरियल, ठीक है, और कार्निवोरस, हर्बीवोरस, मतलब बहुत सिंपल से लेकर कुछ टिपिकल, ससाइल, ऐसी कुछ टर्म आ सकती हैं। तो जब वो टर्म्स आए तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही उन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं एनिमल्स से रिलेटेड टर्म्स की, और उनके हैबिट से रिलेटेड टर्म्स की भी हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड विद एनिमल्स। एनिमल्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स की हम बात करें, जैसे सबसे सिंपल बात करते हैं एरियल। एरियल या फ्लाइंग एनिमल, सबसे पहली टर्म है एरियल या फ्लाइंग। नाम से इसमें आता है ऐसे एनिमल जिनके पास विंग्स होते हैं, और इसका मतलब वो क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। दीज एनिमल पॉसेस विंग्स एंड देयरफॉर दे कैन फ्लाई। ठीक है, और बताने की जरूरत नहीं बच्चों, बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, ये सभी एरियल है। एरियल एनिमल को, एरियल जो होते हैं उन एरियल एनिमल के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वोलेंट। तो कभी ऐसा वर्ड आ जाए वोलेंट तो कंफ्यूज ना हो, एरियल को वोलेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं आर्बोरियल। आर्बोरियल, आर्बोरियल वर्ड कभी भी आ जाए वो हमेशा होता है ट्री से रिलेटेड। कभी भी आर्बोरियल वर्ड आपके सामने आ जाए, मैं आर्बोरियल वर्ड कभी भी बोल रहा हूं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वापस रिपीट जरूर होगा। तो याद रखें, आर्बोरियल वर्ड का मीन होता है ट्रीज। आर्बोरियल ऐसे एनिमल जो मेनली कहाँ रहते हैं, लिव्स ऑन ट्रीज। These animal mainly lives on trees like bat, monkey, squirrel, you know that all animals are arboreal. Next बात करते हैं फजोरियल। फजोरियल एनिमल वो एनिमल है जो बरोज में रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, मतलब जो अपना बिल बनाते हैं और इस बिल में रहते हैं। These animal live in burrows और अंडरग्राउंड like rabbit, rat, earthworm। ठीक है, अर्थवर्म बिल बनाता है, रैट भी और रैबिट भी, ये तीनों ही बरोइंग करते हैं। इसका मतलब ये तीनों ही एनिमल कैसे हैं, फजोरियल। कभी ऐसी टर्म आए फजोरियल तो सिंपल से आप याद रखेंगे कि ऐसे एनिमल जो अपना बिल बनाते हैं, जो अपने बरोज बनाते हैं, जो अंडरग्राउंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फजोरियल एनिमल। ऐसे एक टर्म आपके सामने आ सकती है स्कैंसोरियल। स्कैंसोरियल ऐसे एनिमल जो दीवारों पर चढ़ते हैं, ऐसे एनिमल जो दीवारों पर चढ़ते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं, रॉक्स पर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, वो है जैसे वॉल लिजर्ड, आपकी फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, ये सारे हैं स्कैंसोरियल। और एक टर्म आएगी कर्जोरियल। कर्जोरियल ऐसे एनिमल दैट आर अडेप्ट टू रन वेरी फास्ट, जो बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लाइक टाइगर, हॉर्स, डॉग एटसेट्रा। ये सारे एनिमल जो हैं वो तेज दौड़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, मैं एनसीईआरटी का जो कोई पॉइंट होगा मैं उसको अलग से आपको बोलूँगा और आप उसको अलग से इंपॉर्टेंट करके याद रखें। कॉकरोच को अगर आपको बोला जाए कॉकरोच कैसा एनिमल है, तो आप बोलेंगे कि कॉकरोच जो होता है वो भी होता है कैसा, कर्जोरियल। ये भी कैसा है बच्चों, कर्जोरियल एनिमल है। ऐसे एनिमल जो क्या होते हैं, तेज दौड़ सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कर्जोरियल। ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखी है, आप कॉकरोच में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉकरोच जो होता है वो भी कैसा होता है, कर्जोरियल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार पॉइंट याद रखें, और 5 स्टार से एक ज़्यादा क्या लगा दिया, 6 स्टार। इसलिए एक एनसीईआरटी का पॉइंट अच्छे से याद रखें। और बात करते हैं बच्चों, ये सारे हमने एनिमल्स के बारे में बात की, बिल बनाने वाले, दीवारों पर चढ़ने वाले, तेज दौड़ने वाले, ट्रीज पर रहने वाले, उड़ने वाले एनिमल्स की बात की, जिनके लिए हमने एरियल, आर्बोरियल, फजोरियल, स्कैंसोरियल और कर्जोरियल जैसे वर्ड यूज किए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एक्वेटिक टर्म्स की।
एक्वेटिक टर्म्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्म की, जैसे हम सबसे सिंपल टर्म की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जू प्लैंकटन। प्लैंकटन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, ठीक है, और उसमें अगर जू लग जाए इसका मतलब ऐसे एनिमल्स जो पैसिवली फ्लोट करते हैं। तो दीज एनिमल विच फ्लो पैसिवली विद वाटर करंट, मतलब खुद के पास एनर्जी नहीं होती, वाटर करंट के साथ साथ जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड जू प्लैंकटन्स, ठीक है। लाइक मैनी एक्वेटिक प्रोटोजोअन्स, बहुत सारे प्रोटोजोअन्स हैं ऐसे, बहुत सारे लार्वा हैं ऐसे। क्रस्टेशियंस बिलोंग्स टू, क्रस्टेशियन किसको बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, वो सभी कैसे होते हैं, जू प्लैंकटन होते हैं। और बात करते हैं बच्चों नेक्टॉन्स, जो पैसिवली फ्लोट करते हैं उनको तो हमने क्या बोला था, जू प्लैंकटन, लेकिन ऐसे एनिमल, वो एनिमल जो एक्टिवली स्विम कर सकते हैं वाटर में, दीज एनिमल कैन फ्लोट एक्टिवली इन वाटर बॉडी इवन अगेंस्ट वाटर करंट, इसका मतलब वाटर करंट के अगेंस्ट भी जो स्विम कर सकते हैं वो होते हैं कौन से एनिमल, नेक्टॉन्स, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स तो बहुत सारी फिशेज हैं जो स्विम करते हैं वाटर में, लाइक शार्क, स्केट्स, रेज, हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टर्म की जो है बेंथोस। बेंथोस याद रखें, अच्छी टर्म है। एनिमल्स लिव एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, मतलब पानी में जो वाटर में बॉटम पर मिलते हैं, सरफेस पर नहीं मिलते। जैसे अगर हम बात करें स्टार फिश को, जब भी आपने डिस्कवरी देखा होगा तो डिस्कवरी में जब आप स्टार फिश को दिखाते हैं तो कभी भी आपको उसको वाटर की सरफेस पर नहीं दिखाते। उस स्टार फिश को अगर उसके ऊपर अगर कुछ भी स्टडी करना है तो जो स्टार फिश के लिए कैमरा लेकर हमें वाटर के बेस पर जाना होगा, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। आपने देखा भी होगा इसका डिस्कवरी में। ऐसे कई मॉलस्कन्स के बारे में भी होता है, स्पॉन्जेस के बारे में होता है, कोरल्स के बारे में होता है, उन सबके सारे एनिमल्स कैसे हैं, बेंथोस हैं। तो याद रखें, दीज एनिमल लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, डीप सी फिशेज, मैनी काइनोडर्मेट्स, स्पॉन्जेस, कोरल्स, ठीक है, ये सभी एनिमल्स ऐसे हैं बेंथोस। और इसके अपोजिट बात करें, ऐसे एनिमल जो वाटर की सरफेस पर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेलाजिक। तो याद रखें, ऐसे एनिमल जो वाटर की सरफेस पे होते हैं वो होते हैं पेलाजिक। और पेलाजिक तो बात की थी, सरफेस पर जो पैसिवली फ्लोट करते हैं जू प्लैंकटन, और जो सरफेस पर एक्टिवली फ्लोट करते हैं वो नेक्टॉन्स। तो याद रखें, जू प्लैंकटन और नेक्टॉन एक्चुअली हैं क्या, पेलाजिक हैं। और ऐसे एनिमल जो वाटर में बिल्कुल बॉटम पर मिलते हैं, सबस्ट्रेटम पर मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेंथोस एनिमल। तो अभी मैंने आपके सामने कुछ और टर्म्स की बात की, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हम एनिमल्स के हैबिट से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स की बात कर सकते हैं। चलिए हैबिट से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स रिलेटेड विद द हैबिट्स, हैबिट से रिलेटेड टर्म्स की बात करें तो सबसे पहली टर्म आएगी हमारे सामने सॉलिटरी। ऐसे एनिमल्स जो अकेले रहते हैं, विच हैव सिंगली नॉट इन ग्रुप, जो ग्रुप में नहीं रहते, उनको हम बोलते हैं सॉलिटरी, लाइक टीनिया, सोलियम एंड अर्थवर्म। टीनिया सोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, अर्थवर्म के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। ये सभी सॉलिटरी होते हैं, ग्रुप में नहीं रहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट ऐसे एनिमल जो ग्रुप में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल एनिमल। एनिमल विच लिव इन ए ग्रुप एंड फॉर्म कॉलोनी, उनको हम बोलते हैं कॉलोनियल, लाइक वॉलवॉक्स, हनी बी, टर्माइट, वास्प। आपको इन सब में टर्माइट और हनी बी के बारे में पता होगा। हनी बी हमेशा कॉलोनी में होती है, और हनी बी की कॉलोनी में कितने तरह के मेंबर मिलते हैं, हनी बी की कॉलोनी में 3 तरह के मेंबर मिलते हैं। हनी बी की कॉलोनी में होती है क्वीन, हनी बी की कॉलोनी में होता है ड्रोन, और हनी बी की कॉलोनी में होते हैं बहुत सारे वर्कर्स। तो याद रखें, ऐसे एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सोशल लाइफ स्पेंड करते हैं, उनको हम कौन से एनिमल बोलते हैं, कॉलोनियल एनिमल। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने पूरी बात क्या बोली, ऐसे एनिमल जो ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एनिमल्स विच लिव इन ए ग्रुप हेल्प ईच अदर एंड स्पेंड सोशल लाइफ आर कॉल्ड कॉलोनियल एनिमल। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कोई ऑर्गेनिज्म कॉलोनी में तो रहता है, ग्रुप में तो रहता है, लेकिन वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस। अगला टर्म देखिए, एनिमल विच लिव इन ए ग्रुप बट डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेगेरियस। एक बार फिर से यहाँ पर लगाना होगा 5 स्टार। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से 5 स्टार लगते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये बात किसकी है, एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी में गिवन है लोकस्टा। लोकस्ट जो होता है वो ग्रेगेरियस पेस्ट है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो याद रखें, ऐसे एनिमल जो ग्रुप में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, क्या बोला जाता है, ग्रेगेरियस एनिमल।
चलिए ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, वो है हमारी फ्री लिविंग एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स आप जानते हैं कुछ एनिमल पैरासाइट होते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं, तो खुद ही समझ में आ जानी चाहिए। फ्री लिविंग एनिमल्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करते फूड के लिए, शेल्टर के लिए, और इंडिपेंडेंटली लिव रहते हैं, इंडिपेंडेंटली वो ही रह सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक कैट, डॉग। ये कभी भी दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल पर फूड के लिए, शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक एनिमल्स। पैरासाइट्स की बात करते हैं, देखिए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। एनिमल विच डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एंटमीबा, यू नो दैट एंटमीबा, टीनियासोलियम, फेशियोला, एस्केरिस, लाउस। ठीक है, ये सारे एनिमल्स जो हैं वो हम पर या किसी दूसरे एनिमल पर एज ए पैरासाइट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेप्रोफेगस। एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफेगस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में अपने फूड को गेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्रोफेगस। जैसे हमारी हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फूड को गेन करती है, वो क्या है? सेप्रोफेगस। नेक्स्ट बात करते हैं सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस एक बार फिर याद रखें, एक बार फिर से ये जो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, एक बार फिर से हमें यहाँ पर लगाना होगा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना देते हुए इसको 3 स्टार देते हैं। सैंग्विवोरस एनिमल्स एंड एनिमल्स जो फीड करते हैं ब्लड पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के। एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है सैंग्विवोरस टर्म, देखिए अभी मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है। एनिमल्स विच फीड ऑन ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का खून चूसते हैं, ब्लड सकर से सीधा सीधा बोला जाए, वो क्या होते हैं? सैंग्विवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सैंग्विवोरस ऑर्गेनिज्म जो है वो अभी मैंने बता दिया आपको कौन कौन, आप सिंपल सी बात है, मॉस्किटो, लीच, लेकिन एक और एग्जांपल याद रखें, साइक्लोस्टोमेट्स। साइक्लोस्टोमेट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सैंग्विवोरस होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेट्स भी सैंग्विवोरस है और एनसीईआरटी में साइक्लोस्टोमेट्स को सैंग्विवोरस बोला गया है, ब्लड सकर बोला गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ससाइल और सेडेंट्री एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स ससाइल मोटाइल का उल्टा, मोटाइल वो एनिमल जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं और जो इजीली मूव कर सकते हैं, वो होते हैं मोटाइल ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन हो जाएगा, जैसे हॉर्स हो जाएगा, ये सभी कैसे हो जाएंगे? मोटाइल। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं करते, एनिमल जो मूव नहीं करता, मतलब हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट होते हैं जो मूव नहीं करते, लेकिन कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जो मूव नहीं करते, जो बॉटम से, सबस्ट्रेटम से लाइक ए प्लांट अटैच रहते हैं, चिपके रहते हैं, लेकिन लिविंग एनिमल हैं। याद रखें उनको हम क्या बोलते हैं? सेसाइल और सिडेंट्री। सिडेंट्री को अगर हम इंग्लिश टर्म में देखें तो उसका मतलब होता है आलसी। ठीक है, तो यहाँ पर आलसी जैसा वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन ये बॉटम से अटैच है। इनका लार्वा मोटाइल होता है, लेकिन एडल्ट जो है वो बॉटम से अटैच हो जाता है। पूरी लाइफ ये बॉटम से अटैच फॉर्म में रहते हैं, लिविंग फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं सेसाइल ऑर्गेनिज्म, जैसे हर्डमानिया। और एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे, कौन? स्पॉन्जेस। तो याद रखें ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए जो सेसाइल हैं, मोटाइल हैं, सैंग्विवोरस, सेप्रोफेगस, पैरासिटिक, फ्री लिविंग, इन सबसे रिलेटेड हमने बात की। ठीक है, तो आज हमने डिफरेंट एनिमल्स डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन की बात की है। सबसे पहले आपको बताया गया व्हाट इज़ बायोलॉजी। यहाँ तक की बात करने के बाद हमने एक और बात की कि बायोलॉजी का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हुए हैं, बहुत सारे एनिमल्स के क्लासिफिकेशन हुए हैं, उन एनिमल्स को क्लासीफाई किस तरह से किया गया। एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए अगर हम बात करें, प्लाइनी की क्लासिफिकेशन की हमने बात की, हमने एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन की बात की, और फ्लाइंग नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के अकॉर्डिंग बात की हमने, एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है, और आरबीसी की प्रेजेंस एब्सेंस के अकॉर्डिंग एनीमा की बात की। एरिस्टोटल के याद रखें ये 4 जो है ब्रांचेस उनके फादर रहे, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, एंशिएंट टैक्सोनॉमी, एंशिएंट एम्ब्रियोलॉजी। इसके अलावा हमने एनिमल्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात की, इनकी एक्वेटिक टर्म्स की भी बात की, और उनके हैबिट से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स की हमने यहाँ पर क्या की बच्चों? बात की। चलिए, तो इसके बाद अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए, अब इससे रिलेटेड हमने जितना ही पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या हम बिल्कुल सिंपल लेवल के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे लेवल के थोड़े, वो क्या हो सकते हैं बच्चों? देखते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा जल्दबाजी में करें तो हो सकता है कि गलत हो जाए, इसलिए अच्छे से सुनते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद एटॉमिक लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल और सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका आंसर करते हैं सेलुलर लेवल, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। आप बच्चों खुद सोचिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, मैंने बताया व्हाट इज द मीन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड का मीन होता है स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो वर्ड का मतलब ही क्या था? लाइफ था। तो लिविंग की स्टडी से हम बात कर रहे थे। अब लिविंग में आप अपनी बात करें, खुद की बात करें, आप लोग लिविंग हैं, तो हम लिविंग है, तो हमारा बेसिस स्टार्ट कहाँ से हुआ? हमारा बेसिस एक सेल नहीं, सेल से भी पहले जो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल था, जो मॉलिक्यूल्स थे छोटे छोटे, उन मॉलिक्यूल्स से मिलकर सेल का फॉर्मेशन हुआ, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल बना, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते गए। इसका मतलब हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए तो आपको बिल्कुल ये करना चाहिए, 100% आपका सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी, हु इज द फादर ऑफ जोलॉजी? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, फादर ऑफ जोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ एंशिएंट टैक्सोनॉमी भी एरिस्टोटल। और फादर ऑफ किसकी बात करें? फादर ऑफ, अगर हम बात करते हैं एंशिएंट एम्ब्रियोलॉजी भी कौन है? एरिस्टोटल। तो इसका आंसर हो जाएगा नो डाउट फर्स्ट। अगर आपसे बोला जाए कि सर थियोफ्रेस्टस कौन है, तो थियोफ्रेस्टस के बारे में याद रखें, इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। आपको बॉटनी में सर बताएंगे इस बारे में और, ठीक है, लेकिन याद रखें फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। कैरोलस लिनियस की बात करें तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया, इसका मतलब फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यही है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। और लेज़रो स्प्लेंजेनी ने लुइस पास्चर और फ्रांसिस्को रेड्डी के साथ मिलकर क्या किया था? डिस्प्रूव कर दिया था किसको? बायोजेनेसिस के कंसेप्ट को, कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली नहीं आती, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो क्या था? लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसका मतलब इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो किससे है? इनका कंट्रीब्यूशन इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है। इवोल्यूशन में इन्होंने बताया था, लुइस पास्चर और फ्रांसिस्को रेड्डी का एक एक्सपेरिमेंट हम वहाँ पे पढ़ेंगे, तो इन्होंने बताया था कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, स्पॉन्टेनियसली अपने आप नहीं आती। ठीक है, तो चलिए आज जो आपको एनिमल डाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन दिया गया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल डाइवर्सिटी में एनिमल्स का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि एनिमल्स को डिवाइड करने के डिफरेंट बेसिस क्या क्या हो सकते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। जब तक आप इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि हम अच्छे अगले टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू।